मैं हूं विशिष्ट मिश्रा और जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी का मॉड्यूल शुरू हो चुका है। ज्योग्राफी के मॉड्यूल में हम लोग यूपीएससी के एग्जाम को मैक्सिमम टारगेट कर रहे हैं। हालांकि यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस को, स्टेट पीसीएस लॉ के एग्जामिनेशंस को भी और दूसरे वनडे एग्जामिनेशंस को भी टारगेट किया जाए। हमने आपको बताया था इस पूरी क्लास में हमारा फोकस ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर रहेगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको बना दी जाए, उसके बाद जो फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो हम आपको क्रैम कराने की कोशिश करेंगे, याद कराने की कोशिश करेंगे। और इनफैक्ट अगर याद नहीं भी होते हैं तो हम आपको एटलीस्ट बता देंगे कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, तो क्या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम आपको साथ के साथ बताते चलेंगे, पढ़ाते चलेंगे, लेकिन फोकस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर होगा। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से आपका फोकस होना चाहिए ज्योग्राफी को समझने पर कि कोई परिघटना क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है। बाकी आप फैक्ट तो अपने आप भी याद कर सकते हैं और जहां पर ट्रिक्स और टेक्निक्स की कुछ जरूरत होगी मैं वहां पर आपको वो देते जाऊंगा। उन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यूज करके आप फैक्ट्स को भी क्रैम कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी पहली क्लास में, जो कि बहुत बड़ी क्लास नहीं हुई थी, लेकिन हमने ज्योग्राफी की शुरुआत की थी और शुरुआत के साथ साथ ये आपको बताया था कि अप्रोच कैसी होनी चाहिए, हाउ टू डील दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि लगभग 20-22 क्लासेस या मैक्सिमम 25 क्लासेस होंगी। मैक्सिमम देयर विल बी 25 क्लासेस ऑफ 40 to 45 आवर्स इन विच वी वुड बी कंप्लीटिंग द होल सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो ये आपको ध्यान रखना है, हम लगभग 20-25 क्लासों में और 40 से 45 घंटे में अपनी ज्योग्राफी को पूरी करेंगे, जिसमें हमने आपको सबसे पहले बताया था कि ज्योग्राफी होती क्या है। ज्योग्राफी, जियो का मतलब ही अर्थ होता है, जियो मीन्स अर्थ। ठीक है, और ज्योग्राफी मीन्स अर्थ का डिस्क्रिप्शन, चाहे इनसाइड अर्थ हो चाहे आउटसाइड अर्थ हो। ठीक हो, तो अर्थ का डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हमने आपको यह भी समझाया था कि शेप ऑफ द अर्थ कैसा होता है। तो हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार आखिर कैसा होता है। शेप ऑफ द अर्थ हम आपको सीधे से भी बता सकते थे कि पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोलाकार नहीं होता है। द शेप ऑफ अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप। तो क्या होता है फिर जब पूर्णतः गोलाकार नहीं होता? तो सर, शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक अ बॉल विच इज बल्ज्ड अराउंड इट्स सेंटर एंड फ्लैटेंड एट इट्स पोल्स। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? मैं इसको एक लाइन में भी आपको बता सकता था कि पृथ्वी का आकार गोलाकार नहीं होता है, ये अपने मध्य भाग में बाहर की ओर निकला हुआ और ध्रुवों पर चपटी हुई होती है पृथ्वी। लेकिन हमने आपको इसके पीछे पूरा कारण बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो कि सेंटर पर अर्थ के लग रहा है, उसके रोटेशनल और रेवोल्यूशनरी मोशन की वजह से, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से अर्थ के जो मिडिल पार्ट वाले भाग हैं, अगर अर्थ का तो जो मिडिल पार्ट है वो बाहर की ओर निकल आया है, वो बाहर की ओर निकल आया है, जिसकी वजह से अर्थ इज बल्ज्ड अराउंड इट्स सेंटर। और इसी दौरान मैंने आपको ये भी बताया था कि सर, आप तो ये कह रहे हो कि अर्थ इज बल्ज्ड अराउंड इट्स सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, तो क्या सर पृथ्वी अपनी तरफ कुछ अट्रैक्ट नहीं करती क्या? हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पृथ्वी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती, अर्थ अट्रैक्टेड द थिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो भैया ऐसा होता है जी, आप समझ रहे हैं जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिस फोर्स के साथ अर्थ चीजों को अट्रैक्ट करती है, अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वही गुरुत्वीय बल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वहां गुरुत्वीय बल नहीं लग रहा है। जी हाँ, ये ऐसा बिल्कुल जरूर है कि जहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वहां ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, जहां पर अभिकेंद्रीय बल है वहां पर गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय बल का मान कम हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी मध्य भाग से बाहर की ओर निकली हुई है। लेकिन जैसे जैसे हमने आपको ये भी बताया था कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के केंद्र से बाहर की ओर जाएंगे, यानी कि एज यू मूव टुवर्ड्स द poles of the earth, as you move toward the poles of the earth, you will find that the value of centrifugal force decreases, or जब the value of centrifugal force decreases, in that particular case the value of gravitational force increases. So you can see that the value of gravitational force increases as you move towards the pole from the इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर, लाइन ऑफ इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से पोल से ध्रुवों की तरफ बाहर चलते हैं, उसी हिसाब से आपको जी की वैल्यू बढ़ती हुई मिलती है। जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह सकते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको बढ़ती हुई मिलेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे आप सेंटर से दूसरी तरफ बढ़ेंगे, पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको जी की वैल्यू बढ़ती हुई मिलेगी। एज यू मूव टुवर्ड्स द पोल्स यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ जी वुड बी इंक्रीजिंग
वुड बी इंक्रीजिंग एंड द वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वुड बी डिक्रीजिंग। तो जब आप पोल्स पर पहुंच जाएंगे, ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे, देन यू विल फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ जी इज हाईएस्ट एट पोल्स। जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर है, पोल्स पर है। अब जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर है तो इसका क्या मतलब हुआ? इस बात का यह मतलब हुआ कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी की जो अपनी तरफ आकर्षण करने की क्षमता है, पृथ्वी की जो अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता है, वो ध्रुवों पर ज्यादा होगी। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बी मैक्सिमम एट पोल्स, यानी कि पृथ्वी चपटी सी हो जाएगी अपनी ध्रुवों की तरफ, और पृथ्वी का आकार कुछ इस तरह से बन जाता है, ध्रुवों पर चपटी और मध्य भाग से बाहर की ओर निकली हुई। और इस प्रकार के आकार को एक विशेष नाम दिया गया जिसको हमने कहा जियोइड। जियोइड शेप की अर्थ हो गई जियोइड, ठीक है, जियोइड यानी पृथ्वी का अपना एक स्पेसिफिक आकार है, एक विशेष आकार है, इसको हमने जियोइड शेप कहा। ठीक, इसी को हमने एक दूसरा नाम भी आपको बताया था, ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है। तो कहीं आप ऑब्लेट शेप का देखें कि पृथ्वी का आकार ऑब्लेट शेप का होता है, तो जी बिल्कुल ऑब्लेट शेप का होता है पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार जियोइड शेप का होता है, तो बिल्कुल पृथ्वी का आकार जियोइड शेप का होता है। पृथ्वी का आकार पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होता। द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, तो बिल्कुल सही है, पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होता। पृथ्वी का आकार पूरी तरह से स्फेरिकल होता है तो गलत बात है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, पृथ्वी का आकार पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होता है। ये बात हो गई शेप ऑफ द अर्थ की। अब हम दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे, मोशन ऑफ द अर्थ। दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे, भैया क्या है? मोशन ऑफ द अर्थ। आपको जितना भी कुछ पढ़ाया जा रहा है सबके नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, आप सभी को पता है। विशिष्ट इनसाइट्स चैनल पर, विशिष्ट इनसाइट जिस चैनल पर आप YouTube पर देख रहे हैं वहां, इसके अलावा विशिष्ट इनसाइट्स वेबसाइट पर विशिष्ट इनसाइट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसकी फ्री ओरिएंटेशन क्लासेस चल रही हैं। अगले क्लास से ये पूरी क्लास आपकी शिफ्ट हो जाएगी एप्लीकेशन पर, और वहां से आपको केवल पेड मेंबर्स क्लास को देख पाएंगे, ठीक है। तो इस बैच को पूरा कंप्लीट करने के लिए, ज्योग्राफी को एकदम इतनी आसान भाषा में समझने के लिए, बहुत आसानी से अपनी ज्योग्राफी को अपनी मुट्ठी में कर लेने के लिए, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के 80% से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला बैच बहुत जरूरी है लेना। आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी तो समझेंगे कि किस तरह का ज्योग्राफी कितनी आसान भाषा में भी समझाई जा सकती है, कितनी आसानी से समझी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा, इस लेक्चर के अलावा आपको कोई NCERTs पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई दूसरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जो नोट्स मिलेंगे वो सफिशिएंट होंगे, उसके अलावा जो मैं कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करने के लिए आपको दूंगा वो सफिशिएंट होंगे, तो उससे आपके कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल क्लैरिटी दोनों बनती जाएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, कि अर्थ भाई आपको पता है कि मोशन भी कर रही है, गति भी कर रही है, तो मोशन ऑफ द अर्थ पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गति के प्रकार, पृथ्वी की गति। तो आपको मैंने बताया था विशेषतया प्रमुखता पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती हैं, लेकिन कुछ पुस्तकों में और वास्तव में अगर आप देखोगे तो पृथ्वी 3 प्रकार से गति कर रही होती है, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार से। एक गति होती है रोटेटरी मोशन या रोटेशन मोशन, या मोशन ऑफ रोटेशन या रोटेटरी मोशन, जिसको कहते हैं घूर्णन की गति या घूर्णी गति। दूसरा मोशन होता है रेवोल्यूशनरी मोशन, रेवोल्यूशनरी मोशन यानी कि परिक्रमण की गति। जब आप किसी बिंदु को केंद्र मानकर, किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर में मानकर उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है? रेवोल्यूशनरी मोशन होता है, जिसको क्या कहते हैं? परिक्रमा की गति या परिक्रमण गति। और एक और गति होती है भैया, तीसरी क्या गति होती है? मैंने आपको बताया था प्रिसीजन मोशन। प्रिसीजन मोशन आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। प्रिसीजन मोशन, प्रिसीजन मोशन में क्या होता है? आपने द मोशन लाइक अ टॉप, आपने लट्टू को नाचते हुए देखा होगा। जैसे लट्टू नाचता है तो उसमें क्या है, आपने देखा होगा कि जो उसकी एक्सिस है, जिस एक्सिस पर लट्टू नाच रहा है, वो एक्सिस भी वाइब्रेट करती रहती है ना, बहुत धीरे वाइब्रेट करती रहती है। तो पृथ्वी इतना विशालकाय पृथ्वी है, तो वो भी, उसकी भी एक्सिस वाइब्रेट करती रहती है, उसकी भी एक्सिस चेंज होती रहती है। तो एक्सिस के इस चेंज को ही प्रिसीजन मोशन कहते हैं, और इसी प्रिसीजन मोशन को मिलानकोविच गति भी कहते हैं, मिलानकोविच मोशन भी कहते हैं। कई बार पूछा भी जाता है कि मिलानकोविच मोशन क्या होता है। तो मिलानकोविच मोशन यही होता है कि पृथ्वी अपने धुरी को जब परिवर्तित करती है, और ये परिवर्तन जो धुरी में परिवर्तन होता है, जो एक्सिस में चेंज होता है, द चेंज ऑफ एक्सिस इज नॉट नॉर्मल, ये बहुत लंबे समय में होता है, यानी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में 1 डिग्री ऑफ चेंज, यू विल फाइंड द चेंज ऑफ एक्सिस ऑफ द अर्थ इज लेस देन 1 डिग्री इन 1000 ऑफ ईयर्स। 26,000 साल में करीब 1 डिग्री सेंटीग्रेड का
चेंज होगा पृथ्वी के एक्सिस में, क्योंकि इतना निग्लिजिबल है, ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं मोशन है, ये सिग्निफिकेंट मोशन नहीं है, बिकॉज दिस मोशन इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, सो वी मोस्टली इग्नोर दिस मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो क्लाइमेट चेंज का पूरा सिनेरियो है ना, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं मिलोनकोविच मोशन या फिर प्रिसीजन मोशन का हाथ है, या प्रिसीजन मोशन की वजह से ही प्रिसीजन मोशन और मिलोनकोविच मोशन इज कुड बी वन ऑफ द रीजन फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो लगभग ये मान के चलिए 26-27 हजार या 30 हजार साल में कहीं 1 डिग्री चेंज होता है अर्थ की एक्सिस में, उसको प्रिसीजन मोशन कहते हैं। तो अब दो मुख्य प्रकार की गतियां रोटेशन मोशन और रेवोल्यूशन मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं रोटेटरी मोशन या रोटेशन मोशन पर। रोटेशन मोशन, रोटेशन, अब ये रोटेशन क्या मोशन होता है? घूर्णन की गति क्या होती है? अपनी ही एक्सिस पर लगातार घूमते रहना ही घूर्णन की गति है। अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना क्या है? घूर्णन की गति है। जैसे मैं ये पेन घुमा रहा हूं, अपने एक्सिस पर ही ये पेन घूम रही है, वो क्या है? घूर्णन की गति है। पेन की ये एक्सिस है, ये एक्सिस है जिस पे मैंने इस पेन को खड़ा किया हुआ है, ये पेन की एक्सिस है, और अपनी एक्सिस पर ही ये रोटेट कर रही है। ये इसकी क्या है? रोटेटरी मोशन है, रोटेशनल मोशन है। रोटेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन या रोटेशन मोशन है, यानी घूर्णन की गति है, ये घूर्णी गति है, ठीक। तो अब आप कहोगे कि सर अपने एक्सिस पर ही घूम रही है तो घूर्णन की गति है। बिल्कुल सही बात, अपने अक्ष पर घूम रही है तो घूर्णन की गति है। अब आप कहोगे कि सर इसकी डायरेक्शन क्या होती है? आपने तो ऐसे पेन घुमा के दिखा दिया, क्या अर्थ ऐसे भी मोशन कर सकती है, इस तरह से भी कर सकती है, इस तरह से भी? तो मैं आपको कहूंगा एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि रोटेशन मोशन की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन मोशन इज ऑलवेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। The direction of rotation motion is always from west to east, यानी कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन गति करती है। अब इसमें देखिए एक ग्लिच आ गया, एक प्रॉब्लम आ गई। आप कहोगे कि सर पश्चिम से पूरब तो ये भी गति हो सकती है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ये भी मोशन है और वेस्ट टू ईस्ट ये भी मोशन है, लेकिन दोनों मोशन एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों मोशन की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। तो कौन सी वेस्ट टू ईस्ट, कौन से वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन लेंगे, कौन से पश्चिम से पूरब की गति हम कंसीडर करेंगे? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पूरी बात बोलनी है। जब भी आप कहो कि पृथ्वी की गति की दिशा क्या होती है, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द अर्थ, you will always say that the direction of the motion of the earth is from west to east in anti-clockwise manner. Anti-clockwise आपको क्या दिख रहा है? ये anti-clockwise मतलब घड़ी के सुइयों की घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में। जिस तरह से आपकी घड़ी की सुइयां घूम रही हैं उसके घूमने की विपरीत दिशा में, यानी कि ये वाला मोशन बिल्कुल सही है। वेस्ट टू ईस्ट दोनों था ना, तो कौन सा वेस्ट टू ईस्ट? एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। तो अब अगर हम आपसे पूछेंगे कि अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन क्या होती है, रोटेशन मोशन क्या होता है, ये देखिए अपने एक्सिस पर घूमना ही रोटेशनल मोशन है। घूर्णन गति क्या होती है? अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति होती है, अपनी धुरी पर घूमना ही घूर्णन गति होती है, और ये घूर्णन की गति पश्चिम से पूरब की ओर होती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होती है इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। अब ये हो गई डायरेक्शन। अब आपसे कोई पूछेगा कि भैया बताइए कि आपने तो डायरेक्शन की बात कर ली, अब जरा ये बताइए कि कुछ वेलोसिटी भी तो होती हो, कि जहां मोशन है वहां वेलोसिटी हो, जहां मोशन है वहां स्पीड है। तो क्या स्पीड है पृथ्वी की? तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप पूछना चाहेंगे और मैं बताऊंगा कि क्या है स्पीड। तो स्पीड जो होती है आपको ध्यान रखना होगा 1690 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ इज रोटेटिंग विद द स्पीड ऑफ 1690 किलोमीटर पर आर, ठीक है। ये जो भी फैक्चुअल एग्जाम है वहां कई बार पूछा जाता है, और ध्यान रखिएगा ये एवरेज स्पीड है, नॉर्मल स्पीड है, कोई कांस्टेंट स्पीड नहीं है, है ना, कोई कांस्टेंट स्पीड नहीं है, नॉर्मल स्पीड है। तो कभी इससे 2, 4, 5 आगे पीछे भी कर दिया जाए, 1695 लिख दिया जाए या 1680 लिख दिया जाए, तो आपको वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन में। लेकिन अगर 1690 बहुत करीबी ऑप्शन हालांकि नहीं देते इसमें, लेकिन अगर 1690 के आसपास का कोई भी ऑप्शन आपको दिखता है तो आप 1690 किलोमीटर पर आवर। दूसरा, यहां से एग्जाम वाले किस तरह से आपको परेशान कर सकते हैं, ये जो आपकी यूनिट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है, किलोमीटर पर आवर। आपको क्वेश्चन दिया गया द रोटेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया द स्पीड ऑफ द अर्थ इज 1690 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ये लिखा है। अब आपने देखा सर ने बताया था 1690 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, बस तुरंत इसको सही टिक कर दिया, तो दोनों स्टेटमेंट सही। लेकिन आपने चिप ध्यान नहीं दी, ये किलोमीटर आवर हमने बताया था, आप किलोमीटर सेकंड पर टिक कराए, आपने केवल इस वैल्यू को देखा, यूनिट को नहीं देखा। तो आप हमेशा याद रखोगे भैया, वैल्यू और यूनिट दोनों बातों का आपको ख्याल रखना है, कि केवल
वैल्यू नहीं याद रखनी है, यूनिट भी याद रखनी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी का स्पीड क्या होता है, घूर्णन की गति की स्पीड क्या होती है, रोटेशनल मोशन की स्पीड क्या होती है। तो पहले ऑप्शन में 1690 किलोमीटर पर सेकंड लिख देते हैं, फिर अगले ऑप्शन में 1690 किलोमीटर पर आवर लिख देते हैं, अगले ऑप्शन में 1690 किलोमीटर पर मिनट लिख देते हैं, और अगले में कुछ और लिख दिया जाएगा। आपने केवल सबसे पहला ध्यान कहाँ जाता है, ऑप्शन नंबर ए पर। सबसे पहला 1690 देखा, टिक कर दिया। पूरी बात आपने पढ़ी ही नहीं, नीचे के ऑप्शन देखा ही नहीं कि सब में 1690 लिखा था, तो आप तुरंत उसके फंसाए हुए जाल में फंस जाओगे एग्जामिनर के, और गलत कर दोगे सब कुछ आते हुए भी। तो ध्यान क्या रखना है कि 1690 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है, अर्थ की रोटेटरी स्पीड होती है, रोटेशन की स्पीड होती है। अब अर्थ के रोटेशन से होता क्या है, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करे, उससे होता क्या है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये है अर्थ, और अर्थ क्या है, इंक्लाइंड है। अर्थ क्या है, वर्टिकल एक्सिस से इंक्लाइंड है कितना, 23.5 डिग्री। ये बात आपको ध्यान रखनी, 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री अर्थ इंक्लाइंड है, ठीक है। ठीक, अर्थ इंक्लाइंड है 23.5 डिग्री अपने अक्ष से, ठीक, झुकी है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अर्थ झुकी है, और ये सूर्य के सामने है, सन के सामने। अब सन आपको पता है सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो जो भी लाइट आ रही है सन से, वो लाइट कहां पहुंचेगी, पृथ्वी पर पहुंचेगी सामने, ठीक है, पृथ्वी पर पहुंचेगी। तो जो भाग अर्थ का सन के सामने होगा वहां पर लाइट मिलेगी, और लाइट मिलेगी यानी सूर्य का जो भाग पृथ्वी के सामने होगा वहां डायरेक्ट लाइट पहुंचेगी, डायरेक्ट लाइट अप्रोच करेगी, यानी कि उस पार्ट पर डे टाइम होगा, यानी दिन का समय होगा, दिन होगा उस स्थान पर। क्या होगा भैया, दिन होगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, सनलाइट सीधे पृथ्वी के जिस भाग पर पहुंच रही वहां दिन है, लेकिन पृथ्वी के टिल्ट की वजह से, पृथ्वी के अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्ट की वजह से आपने क्या पाया, ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो सन के सामने है, तो इस एक्स्ट्रा पार्ट पर भी लाइट पहुंच रही है, इस एक्स्ट्रा पार्ट पर भी लाइट पहुंच रही है, लेकिन 23.5 डिग्री टिल्ट की वजह से ही इस पार्ट पर लाइट कम पहुंच रही है। तो आप देखोगे कि इस एक्स्ट्रा पार्ट पर लाइट पहुंच रही है, क्यों, क्योंकि ये सूरज की तरफ, ये वाला भाग सूरज की तरफ झुका हुआ है, लेकिन एक भाग सूरज के पीछे पहुंच गया। तो जो भाग सूरज के पीछे है वहां सन की लाइट नहीं पहुंचती और वहां रात होती है। चूंकि पृथ्वी, ये बात समझ में आ गई, जो भाग सूरज के सामने, जो भाग सन के सामने, जो भाग सन अप्रोचिंग, वो उस पार्ट में अर्थ के लाइट होती है, उस पार्ट में डे होता है। लेकिन पृथ्वी को मैंने बताया ना, अर्थ को मैंने बताया कि मोशन कर रही है ऐसे, मूव कर रही है ऐसे, रोटेट कर रही है ऐसे। तो अर्थ का जो भाग पृथ्वी के सामने है वो धीरे 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 इस तरह से रोटेट करता हुआ, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता हुआ पीछे चला जाएगा सन के, और जो भाग पीछे था वो सामने आ जाएगा, यानी कि जहां पर रात थी वहां दिन हो जाएगा, और जहां पर दिन था वहां पर रात हो जाएगी। तो आपने क्या देखा, सन के रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, दिन और रात हो रहा है। इसी को बोलते हैं सोलर डे। क्या बोलते हैं, सोलर डे। वन सोलर डे इज अबाउट 24 आवर्स, वन सोलर डे इज ऑफ अबाउट 24 आवर्स, वन सोलर डे इज ऑफ अबाउट 24 आवर्स। एक सौर दिवस लगभग 24 घंटे का होता है, जिसमें आप कहते हो 12 घंटे की दिन, 12 घंटे की रात। जब आपकी यहाँ रात होती है इसका मतलब कहीं पर दिन है, पृथ्वी का कोई दूसरा भाग सूर्य के सामने है। जब आपके यहाँ दिन होता है इसका मतलब पृथ्वी का, आपका जो जिस स्थान पर हो वो भाग सूर्य के सामने है, सन को अप्रोच कर रहा है, सन के बिल्कुल सामने है, तो वो क्या हो गया, सोलर डे हो गया। सोलर डे 24 आवर्स का होता है बहुत, इसको, इसी को सौर दिवस बोलते हैं। यूपीएससी के एग्जाम में सीधे पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोलर डे, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको याद रखना है ये पृथ्वी के रोटेशनल मोशन से जुड़ा हुआ बात है। एक चीज और यूपीएससी ने अपने एग्जाम में पूछा कि इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, इफ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, अगर अर्थ घूर्णी गति करना बंद कर दे तो क्या होगा, अगर अर्थ पृथ्वी घूर्णन गति करना बंद कर दे तो क्या होगा। अब आप समझ गए हो कि जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने है, जो भाग अर्थ का सन के सामने, वहां पर दिन हो रहा है। अब अर्थ हमेशा उसी भाग के सामने रहेगी तो वहां हमेशा दिन होगा, पिछला भाग पर हमेशा रात रहेगी, यानी दिन और रात होना बंद हो जाएगा। जहां पर डे टाइम है वहां पर डे टाइम ही रहेगा, जहां पर दिन है वहां पर दिन रहेगा, जहां पर रात है वहां पर हमेशा रात रहेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, इफ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, the day and night will not be occurring, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो सूर्य के
सामने जो भाग होगा वहां दिन होगा, और पृथ्वी की घूर्णी गति या रोटेशनल मोशन की वजह से दिन और रात होते हैं। और एक रोटेशनल मोशन को सोलर डे बोलते हैं, जो कि लगभग 24 आवर्स का होता है। तो एक रोटेशनल मोशन को करने में पृथ्वी को 1690 किलोमीटर पर आवर का टाइम लगता है। 1690 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, पश्चिम से पूरब दिशा की में, इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, घड़ी के सुइयों की घूमने की विपरीत दिशा में। ये तो हो गई पहली गति, यानी कि रोटेशनल मोशन। अब हम रिवोल्यूशन मोशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कौन सा मोशन? रेवोल्यूशन मोशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन मोशन, रेवोल्यूशन मोशन क्या होता है? परिक्रमण की गति। आप लोग मंदिर जाते हैं, जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वो मंदिर जाते हैं और मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जो गर्भगृह होता है मंदिर का, उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और जिस पथ पर परिक्रमा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पाथ ऑफ सर्कम्बुलेशन। पाथ ऑफ सर्कम्बुलेशन पर आप घूमते हैं। जो सैंक्टम सैंटोरम होता है, जो गर्भगृह होता है, जहां पर ईश्वर की प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा स्थापित होती है, उसके चारों ओर आप लोग पाथ ऑफ सर्कम्बुलेशन पर घूमते हैं। ये क्या होता है? पाथ ऑफ सर्कम्बुलेशन, जिसके चारों ओर आप घूमते हैं। उसी तरह पृथ्वी भी, इन द सेम मैनर, अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी क्या है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इसी को क्या करते हैं? परिक्रमण की गति कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? परिक्रमण की गति। आप जो है मंदिर को केंद्र में रखकर, भगवान की प्रतिमा को, ईश्वर की प्रतिमा को केंद्र में रखकर मंदिर का चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। उसी तरह पृथ्वी भी सूर्य को केंद्र में रखकर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। जब किसी ऑब्जेक्ट को, स्टैटिक ऑब्जेक्ट को सेंटर में रखकर उसके चारों ओर परिक्रमा की जाती है, तो वही गति परिक्रमण की गति होती है। दैट मोशन इज ऑल्सो नोन एज रेवोल्यूशनरी मोशन। तो अर्थ भी रेवोल्यूशनरी मोशन करती है। तो अर्थ कैसे रेवोल्यूशनरी मोशन करती है? ये है आपका सन और ये है अर्थ। ठीक, तो अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के चारों ओर, ऐसे रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, मैंने इसको जो पाथ ऑफ सर्कम्बुलेशन है, जो आपका बताया ना कि रिवोल्यूशन का जो पाथ है, पाथ ऑफ रेवोल्यूशन है, उसको सर्कुलर पाथ नहीं बनाया है। इसको हम चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे। ये होता सन, ये होता अर्थ, और ये होता इसका सर्कुलर पाथ। तो ये क्या है? पाथ ऑफ सर्कम्बुलेशन, इसका पाथ। तो इसको कहते हैं सर्कुलर पाथ है। और सर्कुलर पाथ की स्थिति में क्या होता है? आपको पता है कि कोई सर्किल जो होता है, उसकी सेंटर से उसकी सर्कमफरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। किसी भी पॉइंट पर सर्किल के सेंटर से उसकी सर्कमफरेंस तक की डिस्टेंस को आप मेजर करोगे, सर्किल से सर्कमफरेंस तक की डिस्टेंस को आप मेजर करोगे, तो यू विल फाइंड दी सेम डिस्टेंस। और वो सेम डिस्टेंस क्या कहलाती है? उस वृत्त की, उस सर्किल की त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में सन के चारों ओर अर्थ घूम तो रही है, लेकिन नॉट इन सर्कुलर मैनर, नॉट ऑन द पाथ ऑफ सर्किल। सर्कुलर पाथ पर नहीं घूम रही, यानी कि किसी दूसरे पाथ पर घूम रही है, जिसको हम कहते हैं इलिप्टिकल पाथ पर घूम रही है। अब इलिप्टिकल पाथ पर घूम रही है, इसका मतलब डिस्टेंस सन और अर्थ की फिक्स नहीं रहेगी। डिस्टेंस सन और अर्थ की फिक्स नहीं रहेगी। डिस्टेंस सन और अर्थ की फिक्स रहती अगर ये पाथ जो है आपका, ये कैसा होता? ये पाथ सर्कुलर होता, तो डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती। ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये सारी इक्वल होती, लेकिन फिक्स नहीं है पाथ। पाथ कैसा है? कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का पाथ है। ठीक है, कुछ इस तरह का पाथ है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और आपको मिलेगी, यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और आपको मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ और डिस्टेंस मिलेगी, तो यहाँ पे, तो इस पाथ को क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल पाथ है। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ है, अर्धचंद्राकार पाथ है, या कहीं कभी कभी आपको पुस्तकों में देखने को मिलेगा परवलयाकार पाथ भी इसको कहते हैं, पैराबोलिक पाथ भी कहते हैं। लेकिन अगर मोर प्रिसाइजली यू विल, if you will go precisely you will find that this is the elliptical path। तो elliptical path क्या होता है? ये है सन और ये है अर्थ, और अर्थ क्या है? सन के चारों ओर कुछ इस मैनर में घूम रही है, इलिप्टिकल पाथ में घूम रही है। ठीक, तो अब आप कहोगे, अगर मैं आपसे कहूं कि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस बताइए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस बताइए, तो आपका तुरंत सवाल होगा कि सर किस स्थान पर, एट विच प्लेस? क्यों? क्योंकि सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो हमेशा बदल रही है। यहां पर कुछ और होगी, यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और होगी, यहां पर कुछ और होगी, यहां पर कुछ और होगी। तो आप पूछोगे सर किस स्थान पर हम बता दें, किस जगह पर आप बता दें? तो मैं कहूंगा कि आप ऐसा करिए, एक मैक्सिमम पॉइंट पर बता दीजिए, एक मिनिमम पॉइंट पर बता दीजिए। तो मैं आपको बताता हूं
ये जो डिस्टेंस है मिनिमम पॉइंट वाली 14.7 करोड़ किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा 14.7 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस है। 14.7 करोड़ किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो आप कहोगे कि सर मैक्सिमम भी बता दीजिए, तो बिल्कुल ये मैक्सिमम आपको दिख रहा है। अर्थ इधर से रिवॉल्व करते हुए यहां तक पहुंचेगी, यहां पर पहुंच गई अर्थ, ठीक है। तो ये हो गई इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस 15.2 करोड़ किलोमीटर। जो भी डेटा मैं बता रहा हूं आपको वो इतना है कि आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि मैं बहुत कम डेटा आपको बताऊंगा, लेकिन वो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। कोई भी जानकारी, चाहे वो कॉन्सेप्ट की जानकारी हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन की जानकारी हो, चाहे वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी बिना मतलब के नहीं बताई जा रही है। आपको जो भी बताया जा रहा है, हो सकता हो पीपीटी में ना भी लिखा हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ना भी लिखा हो, तो आपको उसको नोट करते हुए उस इन्फॉर्मेशन को चलना होगा। कुछ भी इंपॉर्टेंट, कुछ भी अनइंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो अब आपसे कभी कभी पूछ लेता है किसी एग्जाम में कि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, तो अब आप चक्कर में पड़ जाओगे कि सर ने तो बताया था कि सन और अर्थ जो है के बीच की डिस्टेंस तो वैरी करती रहती है, और यहाँ एक ही डिस्टेंस पूछा है। तो आपको ध्यान लगाना होगा, आपको कॉमन सेंस लगाना होगा कि इसका मतलब यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस पूछ रहा है। कहीं कहीं एवरेज डिस्टेंस क्वेश्चन में लिख के दे देता है, और कहीं कहीं आप खुद समझना होता है, कॉमन सेंस यूज करना होता है कि इट इज टॉकिंग अबाउट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो एवरेज डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच के निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों डिस्टेंस का एवरेज निकाल लो। तो इन दोनों डिस्टेंस का एवरेज यू विल फाइंड अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर। तो अगर आपसे कभी पूछे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो आपको ध्यान रखना है 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है, जो बदलती रहती है। मिनिमम स्थिति में जो सूर्य और पृथ्वी बहुत एक दूसरे के नजदीक होती है, तो ये दूरी 14.7 करोड़ होती है, ये भी पूछी गई है। जब बहुत दूर होती है तो 15.2 करोड़ होती है, और जब औसत दूरी होती है जो 15 करोड़ किलोमीटर की होती है, औसत शब्द ना भी लिखा हो तब भी आपको ध्यान रखना है कि ये दूरी कितनी होती है, 15 करोड़ किलोमीटर होती है। अब सेम वही सारे क्वेश्चन आप यहां भी पूछ सकते हो कि सर जैसे रोटेशन मोशन में आपने बताया था कि अर्थ इज रिवॉल्विंग, सॉरी अर्थ इज रोटेटिंग वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, अर्थ इज रोटेटिंग इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, तो सर यहां बताइए कि अर्थ इज रिवॉल्विंग इन विच डायरेक्शन। तो सेम बात आपको ध्यान रखनी है, अर्थ इज रोटेटिंग इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, इधर से इधर घूम रही है। तो फिर आप कहोगे कि सर दो तरह से हो सकता है वेस्ट टू ईस्ट, ये भी हो सकता है, और ये वेस्ट है ये ईस्ट है, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है, इधर से इधर भी घूम सकती है, या इधर से इधर भी घूम सकती है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट इधर से इधर भी घूम सकती है, इधर से इधर तो घूम ही रही है, हमने दिखा ही दिया है। तो आपको ध्यान रखना है वही सेम बात, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द मोशन ऑफ रेवोल्यूशन इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, ये आपको ध्यान रखना है। घड़ी के सुइयों के घूमने की विपरीत दिशा में क्या है, पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर। अब आप कहोगे कि सर आपने वहां पर डायरेक्शन बताई थी, वही सेम डायरेक्शन यहां बता दी, बिल्कुल सेम डायरेक्शन है, वेस्ट टू ईस्ट इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, पूरी बात आपको बतानी है। डिस्टेंस यहां पर चेंज हो रही है, तो डिस्टेंस आपको ध्यान रखनी है 14.7 करोड़ किलोमीटर मिनिमम, 15.2 करोड़ किलोमीटर मैक्सिमम, एवरेज कितनी है, औसत कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच की। फिर आप कहोगे कि सर स्पीड के बारे में, कुछ वेलोसिटी के बारे में भी बात कर लीजिए, कितनी होती है, वहां आपने बताया था कि 1690 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यहां पर कुछ बताइए सर, तो इसकी स्पीड क्या होती है। अब ये देखिए, एक कॉमन सेंस आप लोग लगाइएगा, जब डिस्टेंस चेंज हो रही है तो हर जगह अर्थ की स्पीड भी चेंज होगी कि नहीं होगी, अर्थ अपनी स्पीड भी वैरी करेगा, जब दूर होगा तो बहुत धीमी स्पीड से चल रहा होगा, जब नजदीक होगा तेज स्पीड से चल रहा होगा, ऐसा है क्या, जब नजदीक होगा कि तेज स्पीड से चल रहा होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, केपलर्स लॉ यही कहता है। केपलर्स लॉ के बारे में हम आपको बताएंगे, तो आपको बताएंगे कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है तो सब सूर्य और पृथ्वी के बीच की स्पीड ज्यादा होती है या कम होती है, उसी तरह जब सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है तो स्पीड कैसी होती है, ठीक है। तो स्पीड के लिए आपको एवरेज स्पीड यहां भी याद रखनी, भाई हर जगह बदल रही होगी तो कितनी स्पीड याद रखोगे आप, तो एवरेज स्पीड, जैसे वहां पर एक नॉर्मल स्पीड एवरेज स्पीड बताई थी 1690 किलोमीटर पर आवर, यहां पर भी ध्यान रखिए 29.8 किलोमीटर यूनिट की बात हमने आपको बहुत ध्यान से बताई थी, ध्यान रखिएगा ये सेकंड है, वहां पर आवर्स थी, ये सेकंड है, कहीं कहीं ये 29.8, कुछ बुक्स में, इन सम बुक्स यू विल फाइंड दिस 29.8 किलोमीटर पर सेकंड एज 30 किलोमीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार भी इसको लिखा हुआ मिलेगा, तब भी आप इसको टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी है। और ध्यान रखना है यूनिट का, बहुत ध्यान रखना है आपको, है ना,
यूनिट का आपको बहुत ही अधिक ध्यान रखना है, किलोमीटर पर आवर नहीं है। तो एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज करता है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा, आपको भी लगेगा कि इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया मैंने तो कर दिया है, फिर आप जब ये रिजल्ट आएगा तो कहेगा यार पता नहीं कैसे एक नंबर से चूक गए, आधे नंबर से चूक गए। तो यही गलतियां हो जाती हैं। एग्जामिनर ने पूछा कि वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, परिक्रमण की गति की वेग कितना होता है, तो उसने लिख दिया है 29.8 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति आवर, 29.8 किलोमीटर पर सेकंड, 29.8 किलोमीटर पर मिनट, और एक लिख दिया 1690 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बहुत से बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे सर ने 29 भी बताया था, 1690 भी बताया था। अब आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें क्या बताया था हमने, 1690 क्या है ये, किलोमीटर प्रति घंटा, ये वेलोसिटी ऑफ रोटेशन है, ये वेलोसिटी ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन में भी आप देखोगे कि सर ने, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज गलती कहां करेंगे कि 29.8, ए ऑप्शन देखा 29.8, इस पर नहीं ध्यान दिया, सर ने ये नहीं बताया था, सर ने ये बताया था बच्चा, तो आप लगा के चले आओगे ये, फिर कहोगे कि सर ने तो गलत बता दिया था, कि यार ये तो सही करके आया तब भी गलत हो गया। जब घर में आओगे, इसी को कहते हैं सिली मिस्टेक्स, इसी से आपको बचना है। यही सिली मिस्टेक्स आपको एग्जाम में सफलता से रोकती हैं। इन्हीं सिली मिस्टेक्स को आप कम करोगे तो एग्जाम में सफल होगे, सक्सेसफुल होगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसका आंसर बी हो जाएगा, 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया रेवोल्यूशन की स्पीड, स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है, स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन, अर्थ की स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन। तो रोटेटरी मोशन पढ़ लिया हमने, बताया वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में 1690 किलोमीटर प्रति घंटा, 1690 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट टू ईस्ट। उसी तरह स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन हमने बताया 29.8 या 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वेस्ट टू ईस्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप कहोगे कि सर जैसे आपने बताया था कि सन के सामने जो पार्ट है वहां दिन होगा और जो पीछे है वहां रात होगी, और अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी तो दिन और रात होना बंद हो जाएगा। तो अगर अर्थ रिवॉल्व करना बंद कर देगी तो क्या हो जाएगा। हालांकि इस टॉपिक को मैं बहुत विस्तार से, बहुत एक्सक्लूसिवली कवर करूंगा, आई विल कवर दिस टॉपिक एक्सक्लूसिव इन क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन, ठीक है। जलवायु विज्ञान जब हम पढ़ रहे हैं तो बहुत एक्सक्लूसिव इस टॉपिक को कवर करेंगे बहुत शानदार तरीके से, कि चेंज इन सीजन, ठीक है, सीजन में कैसे परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन कैसे होता है। तो अर्थ के अपने झुकाव के कारण, पृथ्वी के अपने झुकाव के कारण, पृथ्वी के अपने टिल्ट की वजह से और रेवोल्यूशन मोशन की वजह से सीजन में परिवर्तन होता है। आपको पता है ना, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, संक्रांतियां आती हैं, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति, सब जानते हो, तो उसी से परिवर्तन होता है। तो अगर अर्थ रिवॉल्व करना बंद कर दे तो मौसम में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, सीजनैलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इतना ही जानिए, जब क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग चलेंगे तो हम इक्विनॉक्सेस के बारे में पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से, ऐसा पढ़ेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा एक बार में, ठीक है। अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आता होगा, जहां नहीं समझ में आएगा वहां आप पॉज करके फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, ये डाउट है। तो मैं जब कमेंट बॉक्स आपके देखूंगा तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर एड्रेस कर दूंगा, अगर आपका क्वेश्चन को जेन्यून हुआ तो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में जेन्यूनिटी नहीं दिखी मुझे तो उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जेन्यून होना चाहिए, हम आपको एड्रेस करेंगे कि सर ये बात हमको नहीं समझ में आई, तो सर एक बार फिर से समझा दीजिए, तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर एड्रेस कर दूंगा। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन मोशन हमने आपको बता दिया। अगर रेवोल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, पृथ्वी में मौसमीय परिघटनाएं नहीं होंगी, सीजन नहीं होंगे, ये जो सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात होती ये नहीं होगा। अगर पृथ्वी रोटेशन करना बंद कर दे तो दिन और रात नहीं होगा, रेवोल्यूशन करना बंद कर दे तो सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात स्प्रिंग ऑटम ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1690 किलोमीटर प्रति घंटा रोटेटरी मोशन होती है और रेवोल्यूशनरी मोशन क्या होती है, 29.8 किलोमीटर पर सेकंड होती है रेवोल्यूशनरी मोशन। ये बात आपको इतना यहाँ तक ध्यान रखना, और उम्मीद करते हैं यहाँ तक सब कुछ आप सभी को समझ में आता होगा। पृथ्वी की एक रोटेशन को सोलर डे कहा जाता है और रेवोल्यूशन को, ठीक है, उसी तरह हमने आपको रेवोल्यूशन बताया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। प्रेसीजन मोशन के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, प्रेसीजन मोशन के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। पृथ्वी जब टॉप लाइक मोशन करती है, जैसे लट्टू को नाचते हुए आपने देखा होगा उस तरह का मोशन करती है, तो उसको प्रेसीजन मोशन कहते हैं। रेवोल्यूशन मोशन में एक चीज बच गया है, जब हमने बताया कि सन के सामने अर्थ जो है ये एलिप्टिकल पाथ पर घूम रही है, मतलब इस अर्धचंद्राकार पथ, या आप कह सकते हो कि परवलयाकार पथ पर घूम रही है, ठीक है। तो दो स्थितियां बनी हैं, एक सबसे नजदीक और एक सबसे दूर की।
तो उनके कुछ विशेष नाम होते हैं, ये आपको ध्यान रखने। तो जो सबसे दूर की स्थिति बनती है यानी 15.2 करोड़ किलोमीटर 15.2 करोड़ किलोमीटर वाली जो डिस्टेंस बनती है उसको बोलते हैं एपहेलियन। एपहेलियन एपहेलियन इसको बोलते हैं जो सबसे नजदीक की स्थिति होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर की, इसको बोलते हैं पेरीहेलियन। पेरीहेलियन। अब आप कहोगे सर हिंदी में भी बता दीजिए, तो मैं कहूंगा पेरीहेलियन को बोलते हैं उपसौर। उपसौर, ठीक है, उपसौर। और एपहेलियन को बोलते हैं अपसौर। अपसौर, ठीक है। अब ये सर कब कब होता है, तो भैया ये ध्यान रखिएगा 4 जुलाई, ठीक है, और ये 3 जनवरी। मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये आप पाओगे 3 जनवरी और 4 जुलाई, लेकिन कहीं कहीं इसको आप कुछ अलग डेट भी पाओगे। तो अगर इसके आसपास की डेट लिखी हुई मिलती है 4 जनवरी 2 जनवरी 1 जनवरी 5 जनवरी 7 जनवरी 8 जनवरी, तब भी आप उसको टिक कर सकते हो। लेकिन इन सब में अगर 3 जनवरी लिखा हुआ आपको मिलता है तो वो आपके लिए बिल्कुल प्रिसाइज होगा, ठीक है। इसी तरह से एनसीईआरटी में भी अपनी 2 अलग अलग किताबों में क्लास 6 में कुछ और 12th में कुछ और लिखा हुआ है, तो इस वजह से शायद सही कर लिया गया है उसको, लेकिन फिर भी आपको ये डेट में कई बार कंफ्यूजन देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में। तो ध्यान रखना है 3 जनवरी आप ध्यान रखो, उससे 1-2 दिन प्लस माइनस 1-2 डेज कर लेना, प्लस माइनस 2 डेज, है ना। उसी तरह ये 4 जुलाई को ये घटना होती है एपहीलियन वाली, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे अधिक दूरी होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस को एपहीलियन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, अपसौर। ये कब होती है, 4 जुलाई को। यहाँ भी प्लस माइनस 2 डेज कर लीजिएगा। 6 जुलाई आपको कहीं मिल जाए या कहीं पर 2 जुलाई भी मिल जाए तो आप उसको टिक कर देंगे, लेकिन अगर 2, 3, 4, 5 सब लिखा हुआ हो तो 4 जुलाई को टिक करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मोस्ट प्रिसाइजली ये आंसर, ठीक। तो एपहीलियन और पेरीहेलियन की ये स्थिति होती है। प्रिसीजन मोशन हमने आपको बता दिया, मोशन लाइक अ टॉप, एक लट्टू की तरह मोशन। अब हम आते हैं पृथ्वी पर किसी स्थान की गणना या पृथ्वी पर किसी स्पेस को लोकेट करना, लोकेशन, किसी लोकेशन को बताना। जैसे आपने मेरे किसी फ्रेंड ने फोन किया कि सर लोकेशन क्या है आपकी, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो मैंने आपको बताया कि मेरी लोकेशन इस जगह पर है। इस जगह पर है मतलब, एक सेकेंड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की आपको किसी लोकेशन को बताना है कि हम यहाँ पर हैं, इस समय यहाँ पर स्थित हैं, इस समय यहाँ पर अवस्थित हैं। तो आप इस लोकेशन को कैसे बताएं, तो उस लोकेशन को बताने के लिए आपको उस स्थान का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मतलब अक्षांश और देशांतर पता होना चाहिए। तो अपना टॉपिक अगला यही है, अक्षांश और देशांतर की गणना करना। अक्षांश और देशांतर कैसे पता चलते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे पता चलते हैं। तो मेरे किसी फ्रेंड ने कहा कि सर आप कहाँ हैं, तो मैंने कहा कि मैं इस जगह पर हूँ, लखनऊ में इस जगह पर हूँ, या नोएडा में इस जगह पर हूँ, या गुरुग्राम में इस जगह पर हूँ। तो उसने कहा मैंने तो ये नाम कभी सुना ही नहीं। तो फिर मैंने उसको अपनी जीपीएस लोकेशन भेज दी, ठीक है, अपनी लाइव लोकेशन भेज दी कि मैं यहाँ पर हूँ, इस स्थान पर तू आ जा। तो उसके लाइव लोकेशन में क्या गया, लाइव लोकेशन में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की स्थिति ही तो गई है ना, कि इस लैटिट्यूड पर इस लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। तो वो लाइव लोकेशन फॉलो करते करते मेरे पास आ गया। अब आ गया तो उसने फ़ोन किया कि सर आपने जो लाइव लोकेशन भेजी थी उसी स्थान पर मैं हूं और आपका शो कर रहा है आप भी उसी स्थान पर हैं, लेकिन आप तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहे। मैंने कहा मैंने तुझे जो लाइव लोकेशन भेजी थी मैं भी उसी स्थान पर हूँ और मुझे तू नहीं दिख रहा। तो प्रॉब्लम रिजॉल्व ऐसी होती है कि मैंने उससे कहा कि मैं समझ गया दिक्कत क्या है, तू ग्राउंड फ्लोर पर है और मैं सेम लोकेशन पर 7th फ्लोर पर हूँ, ठीक है। तो सेम लोकेशन पर क्या 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति भी निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो कई बार ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको एक कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं यूपीएससी और दूसरे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में। तो सेम लोकेशन पर अगर एल्टीट्यूड डिफरेंस है, एल्टीट्यूड का डिफरेंस है, तो सेम लोकेशन पर मल्टीपल टाइप के आपको कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं। सेम लोकेशन पर पहाड़ भी हो सकता है, सेम लोकेशन पर रिवर भी हो सकती है। तो आप कहेंगे कैसे हो सकता है भाई, पहाड़ हो सकता है और उसी पहाड़ से बहती हुई नदी आ सकती है सेम लोकेशन पर, ठीक है। तो सेम लोकेशन पर आप पहाड़ पर हो सकते हैं और आपका फ्रेंड उसी सेम लोकेशन पर पहाड़ के नीचे हो सकता है, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर हो सकता है, ठीक है। क्यों, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ एल्टीट्यूड, ऊंचाई के अंतर के कारण, ठीक है। तो अब जैसे आपको बताऊं मैं
कि ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है क्या। अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ये है अर्थ, ठीक। अर्थ के लिए एक बड़ी आसान सी चीज ये हो गई, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि अर्थ को दो बराबर भागों में बड़ी आसानी से बांटा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। यहां पर क्या मिलेगी? सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। सिमेट्री कैसी? अर्थ को दो इक्वल पार्ट में आप ऐसे डिवाइड कर दोगे, तो जो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन है, इसी लाइन को हमने क्या कहा? लाइन ऑफ इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये क्या है? भूमध्य रेखा है या फिर विषुवत रेखा है, लाइन ऑफ इक्वेटर, लाइन ऑफ इक्वेटर या भूमध्य रेखा। या विषुवत रेखा, ये लाइन है, ठीक है, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी। तो जो नदर्न पार्ट है, यानी जो उत्तरी भाग है, उसको हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। और जो सदर्न पार्ट है, यानी कि जो दक्षिणी भाग है, उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। अब इसके पैरेलल लाइंस जो होती हैं, इस इक्वेटर के जो पैरेलल लाइंस होती हैं, उनको क्या कहते हैं? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड नहीं, ध्यान रखिएगा, अभी हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो इक्वेटर के पैरेलल है वो क्या है? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है। ये क्या है भैया? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है। अब ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड बनी कैसे? अब मैंने कहा ये 0 डिग्री की लाइन ऑफ लैटिट्यूड है, ये 10 डिग्री की है, ये 50 डिग्री की है, ये 70 डिग्री की है। तो आप कहोगे ये सर ये डिग्री कहाँ से आ गया इसमें, डिग्री को कैसे मेजर करें? और एक बात और ध्यान रखिए, ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर ये जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड है, या क्या पृथ्वी पर दिखाई तो देती नहीं, या क्या पृथ्वी पर कोई लाइन खींची हुई है? नहीं नहीं, लाइन नहीं खींची हुई है, ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए, हमने अपनी लोकेशन को इजीली बताने के लिए, लोकेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए कुछ इमेजनरी लाइंस ड्रॉ करी हैं। ये इमेजनरी लाइंस है, ऐसा नहीं है कि लाइंस बनी हुई है पृथ्वी के ऊपर, कोई लाइन नहीं बनी हुई है पृथ्वी के ऊपर, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, फिर अलग अलग डिग्री की लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कैसे बन गई? तो आप अपने आप को इमेजिन करिए कि आप अर्थ के सेंटर में बैठे हुए हैं। सेंटर का मतलब सरफेस पर नहीं, अर्थ जो बॉल है उसके बीच में बैठे हुए हैं, सेंटर पे, सरफेस पे नहीं, अंदर बैठे हुए। और अंदर बैठकर जो मेजर किया जाता है, एंगल मेजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप वहां से एंगल मेजर कर रहे हैं कि जितने पॉइंट जो 10 डिग्री पर हैं उन सबको पॉइंट आउट कर दे रहे हैं। तो पूरे अर्थ पर जो 10 डिग्री वाले पॉइंट हैं उनको हमने पॉइंट कर दिया। फिर जितने 10 डिग्री वाले जो पॉइंट हैं उनको हमने क्या कहा? 10 डिग्री लैटिट्यूड। तो ये पॉइंट भी 10 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 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 भी सारे पॉइंट जो हमने अर्थ की सेंटर में बैठकर 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री अर्थ की सेंटर में, ऐसे आप कहोगे कि सर ये एंगल दूसरा है, ये एंगल दूसरा है, लेकिन जब आप सेंटर में खुद को इमेजिन करोगे और देखोगे कि आपके चारों ओर अर्थ का सरफेस है और आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री वाले पॉइंट को चारों तरफ ऐसे पॉइंट कर लिया है और अब उस 10 डिग्री वाले पॉइंट को मिला दे रहे हो, तो जो लाइन बन रही है, जो सर्कल ड्रॉ हो रहा है, वो क्या है? लाइन ऑफ लैटिट्यूड। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट क्या है? लैटिट्यूड है। और उन सारे 10 डिग्री वाले पॉइंट को मिलाने पर क्या बना? लाइन ऑफ लैटिट्यूड। उसी तरह आपने सेंटर पर बैठकर 50 डिग्री वाले पॉइंट को मिला दिया, तो 50 डिग्री पॉइंट का लैटिट्यूड, 50 डिग्री लैटिट्यूड, 50 डिग्री लैटिट्यूड, 50 डिग्री पॉइंट ऑफ लैटिट्यूड, 50 डिग्री पॉइंट ऑफ लैटिट्यूड, ऐसे अर्थ के पीछे भी। अब इन सारे 50 डिग्री पॉइंट ऑफ लैटिट्यूड को आपने मिला दिया एक लाइन के थ्रू, तो ये क्या बन गया? 50 डिग्री लाइन ऑफ लैटिट्यूड, 50 डिग्री लाइन ऑफ लैटिट्यूड। तो इसको एक बार फिर से हिंदी में समझ लीजिए। ये जो सारे आपने किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, किसी कोण मापने वाले यंत्र से पृथ्वी के बीचों बीच भाग में बैठकर कोई कोण माप रहे हो, और जो 10-10 डिग्री पर जो आपके कोण बने हैं, उन बिंदुओं को आपने क्या कहा? 10 डिग्री का अक्षांशीय बिंदु है, 10 डिग्री का अक्षांशीय बिंदु है, 10 डिग्री का अक्षांशीय बिंदु, 10 डिग्री का अक्षांशीय बिंदु, 10। तो सारे 10 डिग्री के अक्षांशीय बिंदुओं को मिला लोगे तो 10 डिग्री की अक्षांशीय रेखा बन जाएगी। उसी तरह सारे 50 डिग्री अक्षांशीय बिंदु को मिला लोगे तो 50 डिग्री की अक्षांशीय रेखा बन जाएगी। उसी तरह नदर्न पार्ट में 60 डिग्री 70 डिग्री जितना भी जो भी मिलाना हुआ मिला लोगे तो वो उस डिग्री की अक्षांशीय रेखा हो जाएगी। यानी जो पॉइंट्स हैं वो अक्षांश हैं, अंश, अक्ष, अंश, अंश। केवल एक पॉइंट की बात करें, लैटिट्यूड इज पॉइंट इन इटसेल्फ, but line of latitude is the line of the same point, line which connects the dots of same points.
ठीक है, सेम पॉइंट्स ऑफ सेम एंगल, सेम पॉइंट्स ऑफ सेम एंगल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए लैटिट्यूड क्या होता है, लाइन ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है। अब इसमें आप चाहे 1 डिग्री का बनाओ, अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपकी अर्थ दिख रही है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, समझ में आ गई बात। अब 0 डिग्री से आप 1 डिग्री का बना लो, 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री, 0.3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री वाली सब लाइन ऑफ लैटिट्यूड आप बनाते चले जाओ, नदर्न हेमिस्फीयर में भी, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो आप क्या पाओगे, ऐसी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस बनाई जा सकती है। हमने 0.1 बनाई, फिर 0.2 बनाई, 0.3 बनाई, 0.9 ऐसे करके बना दी, 0.10 बनाई, 0.11 बनाई, इसे 1 तक पहुंचने में हम इनफाइनाइट बना सकते हैं, 1 डिग्री। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इमेजिनरी लाइंस कैन बी ड्रॉ ओवर दिस अर्थ। तो ये क्या है, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इसलिए अभी एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उस क्वेश्चन की भी चर्चा करूंगा, ठीक। तो ये हो गई लाइन ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, लाइन ऑफ लैटिट्यूड। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड आपको ध्यान रखने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड आपको ध्यान रखने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड आपको अर्थ में कौन सा दिख रहा है, ये इक्वेटर वाली लाइन, ठीक है। इक्वेटर जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड, विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा सबसे अधिक इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो पहली तो लाइन ऑफ लैटिट्यूड 0 डिग्री, ये क्या है 0 डिग्री लाइन ऑफ लैटिट्यूड। फिर दूसरी एक लाइन ऑफ लैटिट्यूड जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो 23.5 डिग्री होती है। क्यों 23.5 डिग्री होती है, क्योंकि अर्थ का जो झुकाव है ना वो 23.5 डिग्री है। तो हमने अपनी सारी आसानी करने के लिए क्या किया, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए 23.5 डिग्री को कंसीडर कर लिया इंपॉर्टेंट लाइन के रूप में, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्या है, कर्क रेखा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सी लाइन, 23.5 डिग्री की लाइन ऑफ लैटिट्यूड। कब, जब ये नॉर्थ में हो। 23.5 डिग्री लाइन ऑफ लैटिट्यूड इन नदर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा कर्क रेखा के रूप में जानी जाती है। और 23.5 डिग्री की ही दक्षिणी अक्षांश की रेखा 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री सदर्न डायरेक्शन में अगर कोई लाइन बनी तो क्या बन जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री लाइन ऑफ लैटिट्यूड इन सदर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा जब दक्षिणी गोलार्ध में होती है तो उसे मकर रेखा कहते हैं। इसी तरह 66.5 डिग्री की रेखा, 66.5, ये क्या होती है, ये क्या होती है। इसी तरह अगर 66.5 नॉर्थ नदर्न डायरेक्शन में है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भैया, आर्कटिक सर्किल। इसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त है ये, आर्कटिक सर्किल। 66.5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर, द लाइन ऑफ लैटिट्यूड ऑफ 66.5 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड इज नोन एज आर्कटिक सर्किल। यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा, उत्तरी अक्षांश मतलब उत्तरी गोलार्ध में है तो ये क्या है, आर्कटिक सर्किल। उसी तरह 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री सदर्न लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज नोन एज अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, इसको अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। और अभी तक वृत्त बन रहे थे, लेकिन जब आप 90 डिग्री पर आओगे, अब आप सोचो, आप इमेजिन करो कि आप अर्थ के अंदर बैठे हो, उसी बॉल के अंदर बैठे हो और आप उसी इंस्ट्रूमेंट से एंगल के पॉइंट्स बना रहे हो, उस पॉइंट को मिला रहे हो और लाइन ऑफ लैटिट्यूड बना रहे हो। लेकिन जब आप 90 डिग्री बनाओगे तो कैसे बनाओगे, जहां पर बैठे हो सीधे आपके जाएगी 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री सीधे। ऐसे ये 0 वाली लाइन होगी, 90 डिग्री सीधे, तो वहां तक कोई लाइन जाएगी क्या, वो केवल एक ही पॉइंट रहेगा, वो लाइन नहीं रहेगा, वो केवल एक पॉइंट रहेगा। क्या है, पॉइंट है। तो ये कोई लाइन नहीं है, वो पॉइंट है, और वो पॉइंट ही क्या है, पोल है। इसके आसपास के क्षेत्र को पोलर रीजन बोलते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन पोल हमेशा क्या होता है, एक बिंदु होता है, ध्यान रखिएगा। तो 90 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में, 90 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में एक पॉइंट है, ठीक है, और 90 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर में एक पॉइंट है। तो 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में एक बिंदु है और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में एक बिंदु है। ये दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के बिंदु क्या हैं, दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश हैं। ये अक्षांश, ये रेखाएं नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये रेखाएं नहीं है, ये बिंदु है, ठीक है, ध्यान में रहना चाहिए।
तो ये हो गई लाइन ऑफ लैटिट्यूड। अभी पूछेंगे इससे क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको बताना होगा कि सर ये लाइन ऑफ लैटिट्यूड और ये पॉइंट ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, वो सारे क्या थे, पॉइंट्स ऑफ लैटिट्यूड। पॉइंट्स ऑफ लैटिट्यूड को मिलाने से क्या बना, लाइन ऑफ लैटिट्यूड। लेकिन कौन सा पॉइंट अपने आप में ही लैटिट्यूड है जिसको लाइन ऑफ लैटिट्यूड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री ये पॉइंट ही है, एक सिंगल पॉइंट है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया लैटिट्यूड्स के बारे में, यानी कि जो पैरेलल लाइंस हैं लाइन ऑफ इक्वेटर के, उनको लैटिट्यूड कहते हैं। पैरेलल लाइंस मतलब ये लाइन कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, ये पैरेलल लाइंस है। ये क्या है, पैरेलल लाइंस, ठीक। ये लाइन कहीं जाकर एक दूसरे से सबमर्ज नहीं होंगी, पूरे अर्थ के आगे पीछे ये पैरेलली घूम रही हैं। लेकिन क्या इनके बीच की डिस्टेंस सेम है, नहीं, डिस्टेंस नहीं सेम है। डिस्टेंस क्या है, बढ़ती जा रही। यहाँ की लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, जो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है वो बढ़ती जाती है। ये जो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती जाती है भैया, बढ़ती जाती है। ये बात आपको एकदम से ध्यान रखनी है। अभी हम आपको इसके बारे में और बताएंगे कि कैसे ये पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कितनी बढ़ जाती है। ये कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा है। इक्वेटर पर दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस लगभग 110.5 किलोमीटर होती है इक्वेटर पर, और यही जब आप पोल्स पर पहुंच जाएंगे तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस लगभग, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है, 111.6 किलोमीटर की ये डिस्टेंस हो जाती है, ठीक है, पोल्स पर। यानी क्या है, ये जो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है, ये जो लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है, ये जो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी है, ये लगातार जैसे जैसे पोल्स पर जा रहे हैं बढ़ रही है। ये दूरी नहीं पूछता, लेकिन यूपीएससी में और कई एग्जाम्स में ये पूछा है कि एज वी मूव in upward direction from the line of latitude, 0 degree line of latitude, from the line of equator to poles, the distance between the line of latitude increases। तो ये सही स्टेटमेंट है। अगर ये कभी पूछ ले कि distance between line of latitude decreases as we move forward from equator to poles, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, क्या पाएंगे, ये जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया अपना लाइन ऑफ लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट। अब दूसरा एक चीज, क्या लाइन ऑफ, आपने लैटिट्यूडनल पॉइंट बता दिया किसी को कि हम इस अक्षांश पर हैं, तो क्या उससे बात बन जाएगी, नहीं। आपको देशांतर भी बताना पड़ेगा, आपको लॉन्गिट्यूड भी बताना पड़ेगा, ठीक है, अक्षांश और देशांतर भी बताना पड़ेगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल दोनों एग्जैक्ट पॉइंट बताओगे तभी कोई ना कोई आपके पास पहुंच पाएगा। ये कैसे बताएंगे, तो ये कैसे होगा, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, अब अर्थ को वर्टिकल डायरेक्शन में डिवाइड कर लें। अब अर्थ को वर्टिकली डिवाइड कर लो। वर्टिकल डिवाइड करना भी बहुत आसान, कैसे, ये देखिए, ये वाली लाइन को हमने क्या कह दिया, ये लाइन है 0 डिग्री की लाइन। ये क्या, कौन सी लाइन है, 0 डिग्री की लाइन है। 0 डिग्री की जो वर्टिकल लाइन है जिससे हमने अर्थ को डिवाइड किया है, वर्टिकल लाइन। अभी तक हम कैसे चल रहे थे, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक है। अब ऊर्ध्वाधर रेखा को जो बीचों बीच में डिवाइड कर रही है अर्थ को सामने से, इसको हमने बोल दिया 0 डिग्री वर्टिकल लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जो 0 डिग्री लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है उसी को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, ठीक है, हिंदी में भी प्राइम मेरिडियन, ठीक। तो अब इस 0 डिग्री से अब आप यहां से मेजर कर लो, 1 डिग्री वाले सारे पॉइंट को मिला लो, ये 1 डिग्री वाले सारे पॉइंट, ठीक। अब ये 1 डिग्री वाले सारे पॉइंट को जब आप मिला लोगे तो ये 1 डिग्री का लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। तो ये पार्ट, ये 0 से इस साइड वाला पार्ट हो गया वेस्टर्न साइड, पश्चिमी भाग, और इधर वाला पार्ट हो गया ईस्टर्न साइड, ठीक है, पूर्वी भाग, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो 0 डिग्री से वेस्टर्न पार्ट, पश्चिमी वाला भाग हो गया, तो वो हो गया ईस्टर्न, वेस्टर्न साइड, और दूसरा हो गया ईस्टर्न साइड, पूर्वी वाला भाग हो गया। तो अगर 1 डिग्री वाले सारे पॉइंट्स को हमने 1 डिग्री वाले सारे पॉइंट को मिला दिया तो क्या हो गया, 1 डिग्री का लॉन्गिट्यूड हो गया किधर, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इन वेस्टर्न डायरेक्शन, तो 1 डिग्री वेस्ट। उसी तरह अगर 1 डिग्री वाले हमने ईस्टर्न डायरेक्शन के सारे पॉइंट्स को मिला दिया, यहां से 1 डिग्री जितना बन रहा था सारे पॉइंट्स सबके चले गए, फिर सबको मिला दिया, तो ये क्या बन गया, 1 डिग्री का ईस्टर्न पार्ट, 1 डिग्री का पूर्वी भाग। इसी तरह 20 डिग्री का जितना मिलाना हो आपको बना लीजिए, ठीक है। तो इस तरह भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन बन जाएंगे, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.99, फिर 1, 1.1, 1.2, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन बन जाएंगे। लेकिन आप एक चीज सोचिए,
ये फ्रंट वाला भाग जो बीचों बीच है अर्थ के, ये सामने से अगर आप देखोगे तो 0 है, लेकिन उसी फ्रंट भाग के पीछे एग्जैक्टली पीछे कोई होगा तो उसके लिए क्या होगा, ये 180 डिग्री की लाइन होगी कि नहीं होगी, 180 डिग्री की लाइन होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अर्थ के एक ही हिस्से को आप देख पा रहे हो ना, मेरे पास यहाँ ग्लोब नहीं है तो आपको दिखाता, ये पेन है मान लीजिए, तो इस सामने वाले हिस्से के लिए ये जहां से लाइन हमने खींच दी 0 डिग्री हो गई, प्राइम मेरिडियन हो गई, लेकिन दूसरी जो इसके एग्जैक्ट पीछे होगी, अब ये जब रोटेट करके आपके सामने आएगी तो ये वाली जो लाइन होगी ये 180 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एक ही साथ 0 डिग्री दो थोड़ी ना हो सकती है ना, तो ये हो गई लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो जो वर्टिकल लाइंस होती है वो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड होती है। अच्छा, मैंने वो अब जब आपको लाइन ऑफ लैटिट्यूड बता रहे थे, यानी कि अक्षांशीय रेखाएं बता रहे थे, तो हमने बताया था ये पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं। समानांतर रेखाओं का क्या मतलब होता है, समानांतर रेखाओं का क्या मतलब होता है, समानांतर रेखाओं का मतलब होता है कि ये आपस में कहीं पर मिलेंगी नहीं, ये आपस में कहीं पर सबमर्ज नहीं होंगी, ये आपस में कहीं पर सबमर्ज नहीं होंगी, एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। लेकिन यहां पर बताइए क्या पैरेलल लाइंस हैं, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या पैरेलल लाइंस हैं, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड पैरेलल लाइंस हैं। अब यहां पर देखिए पैरेलल थी, लेकिन अब यहां लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड को हम देखेंगे कि पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये क्या हो रही है, यहां से चल रही है, यहां सबमर्ज हो रही है, यहां से चल रही है, कहां पे सबमर्ज हो रही है, पोल वाले पॉइंट पर सबमर्ज हो रही है। जो पोल वाले पॉइंट पर आप आ रहे हो तो ये सारी लाइन सबमर्ज हो जा रही हैं, ठीक है, पोल्स पर सबमर्ज हो जा रही हैं, ठीक। तो अगर इसको ऐसे देखो फिर से, ठीक, ये अर्थ है और ये क्या है, देशांतर रेखा है, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये एक देशांतर रेखा, अब ये देखिए ये सबमर्ज हो गई, ये सबमर्ज हो गई, ये सबमर्ज हो गई, यहां पर, यहां से निकली, यहां सबमर्ज हो गई। तो कहां पर सबमर्ज हुई, पोल्स पर सबमर्ज हो जा रही, ध्रुवों पर सबमर्ज हो जा रही, ठीक है, पोल्स पर। ये पैरेलल लाइंस नहीं है। तो कई बार आपसे पूछ लेगा और आप एग्जाम लाइक कंडीशन में, प्रेशर लाइक कंडीशन में आंसर गलत लिख देते हो कि जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड होती हैं, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, वो समानांतर होती हैं, वो पैरेलल होती हैं। नहीं भैया, वो पैरेलल नहीं है। ये पैरेलल लाइन दिख रही है क्या आपको, नहीं, ये देखो यहाँ पे जाकर सबमर्ज हो रही। पैरेलल लाइंस कभी सबमर्ज नहीं होती, पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे से आपस में जाकर मिलती नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं होती हैं, लैटिट्यूड, लाइन ऑफ लैटिट्यूड पैरेलल लाइंस होती हैं। हमने आपको एक चीज और बताया था, लाइन ऑफ लैटिट्यूड में जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ते जाओगे, दो लाइन ऑफ लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। लेकिन यहां पर क्या है, जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ बढ़ते जाओगे, दो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस क्या है, घटती जाएगी। और घट के कितनी हो जाएगी, जब सबमर्ज हो रही है तो डिस्टेंस ही नहीं बची, लास्ट में पॉइंट में मिल गई तो क्या है, जीरो। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इक्वेटर पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है और जैसे जैसे इक्वेटर से पोल पर जाओगे घटती जाएगी। लाइन ऑफ लैटिट्यूड में क्या था, अक्षांशीय रेखाओं में क्या था कि वो दूरी बढ़ रही थी, ये दूरी बढ़ रही थी, ये रेखाएं थी तो ये दूरी बढ़ रही थी जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जा रहे थे। तो हमने बताया था केंद्र पर इक्वेटर के पास लगभग 110.5 किलोमीटर डिस्टेंस, पोल्स के पास वो लगभग 111.6 किलोमीटर। यहां पर क्या है, ये सबसे अधिक कहां है, इक्वेटर के पास है, ठीक है। और जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ोगे ये सबमर्ज हो रही है, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है, इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही, कहीं भी देख लो इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही। किसमें, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड में। ध्यान रखना है ये कौन सी रेखाएं हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ठीक है। तो इनकी जो सब मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितनी है, 111.32 किलोमीटर, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि जैसे जैसे पोल्स पर जाते हैं हम, इनके बीच की दूरी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया लाइन ऑफ लैटिट्यूड, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लाइन ऑफ लैटिट्यूड। अब आपसे कोई पूछ ले कि आप अपनी लोकेशन बताइए, तो आपने कहा कि मेरी लोकेशन इस समय 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट पर है, 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट पर है। अब आपको लोकेट करना है ये 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट। ये आपने बनाया अर्थ, ये बनाया जीरो। नॉर्थ और साउथ किधर होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो 30 डिग्री नॉर्थ, ये 0 डिग्री नॉर्थ है। इसी तरह यहाँ पे कहीं 10 डिग्री नॉर्थ होगा, 20 डिग्री नॉर्थ होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये 30 डिग्री नॉर्थ, तो 30 डिग्री नॉर्थ। तो ये पूरी लाइन 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये पूरी लाइन 30 डिग्री नॉर्थ वाला क्या है, लैटिट्यूड है। और दूसरा पॉइंट क्या है, 60 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट। अब आप
लॉन्गिट्यूड खींच दो, लॉन्गिट्यूड खींच दो, इधर क्या है वेस्ट है, इधर क्या है ईस्ट है, यानी इस तरफ, इधर ये 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री, ये हो गया मान लीजिए 60 डिग्री, ये हो गया मान लीजिए 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री ईस्ट, तो 60 डिग्री ईस्ट, ये पूरा है 60 डिग्री ईस्ट, लेकिन ये हमारी लाइन ऑफ कंसर्न है, इसी पर हम हैं कहीं ना कहीं। तो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये दोनों लाइन कहां पर कट कर रही हैं, यहां पर कट कर रही हैं। तो इसका मतलब आप यहां कहीं हैं, 30 डिग्री नॉर्थ पर और 60 डिग्री ईस्ट पर, तो आप यहां कहीं हैं। तो इस तरह आप लोकेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को अर्थ पर, इसी को क्या कहते हैं लोकेशन बोलते हैं, इसी पर जीपीएस सिस्टम काम करता है। यही इसी लोकेशन की कन्वीनियंस के लिए हमने अर्थ को उसकी लाइन ऑफ लैटिट्यूड और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया है, अक्षांश और देशांतर में विभाजित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और बताइए, चलिए एक चीज और आपको ये बतानी है कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, लाइन ऑफ लैटिट्यूड रन्स इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, लाइन ऑफ लैटिट्यूड रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि लैटिट्यूड यानी कि अक्षांशीय रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। तो बताइए सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट, ये बताना है। आप सोचिए, 1 मिनट का समय लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट। लाइन ऑफ लैटिट्यूड रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये आपने बनाया अर्थ, ये आपने बनाया नॉर्थ, ये आपने बनाया साउथ, और ये आपने बनाया लाइन ऑफ इक्वेटर यानी लाइन ऑफ लैटिट्यूड। अब किसी भी एक लाइन ऑफ लैटिट्यूड को खींच लीजिए, इधर भी ले लो, इधर भी ले लो, कोई भी ले लो। अब इसको देखना है ये किधर से किधर रन कर रही है, क्या ये नॉर्थ से साउथ रन कर रही हैं? नहीं, ये तो वेस्ट से ईस्ट रन कर रही हैं, ठीक है, ये तो वेस्ट से ईस्ट रन कर रही हैं, या तो ईस्ट से वेस्ट रन कर रही हैं। रन किधर से किधर कर रही हैं, खींची किधर को किधर गई हैं, इनके साथ जरूर जुड़ा हुआ है कि ये 60 डिग्री नॉर्थ है 60 डिग्री साउथ है। जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड है उसमें नॉर्थ और साउथ जुड़ा रहता है, लेकिन वो रन किधर कर रही है, चल किधर रही है, ये या तो ये, तो रन किधर कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये स्टेटमेंट हो गए गलत, ये स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं और मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ने इस स्टेटमेंट को गलत किया था। जब भी यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को पूछा था कि आपको लगा कि लाइन ऑफ लैटिट्यूड पूछ रहा है, और जो लैटिट्यूड होता है यानी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं उसके साथ नॉर्थ और साउथ लगा होता है, तो आपने कहा कि नॉर्थ और साउथ में रन कर, लेकिन ये पूछ रहा है रन्स यानी किधर से किधर खींची जाती हैं। तो ये देखो ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट खींची जा रही ना, ये देखो ये क्या है, वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ये क्या है, हम इधर से इधर इधर से इधर चल रहे हैं ना लाइन ऑफ लैटिट्यूड में। अब इसी को अगली बार चेंज करके क्या पूछ सकता है, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब फिर से बताइएगा, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी देशांतरीय रेखाएं रन्स इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, देशांतरीय रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। ये बताओ भाई, देशांतरीय रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। सिंपल, जैसे पहले बताया था, ये अर्थ है, ये क्या है, इक्वेटर है, ये अर्थ है और ये इक्वेटर है, ठीक। अब ये अर्थ इक्वेटर, ठीक। तो अब ये क्या हुआ, ये लाइन ऑफ लैटिट्यूड है, लेकिन अब पूछ क्या रहा है, लॉन्गिट्यूड। तो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड खींच लीजिए, कोई भी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड खींच लीजिए। ये रन किधर से किधर कर रही है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो रन किधर से किधर कर रही है, नॉर्थ और साउथ। लेकिन कंफ्यूज कहां हो जाएंगे बच्चे, ये कहेंगे कि लॉन्गिट्यूड में तो ईस्ट और वेस्ट लिखा होता है, तो रन भी ईस्ट और वेस्ट में करेंगे, नहीं, ये रन जो कर रही है, ये खींची जो जा रही है नॉर्थ से साउथ की ओर खींची जा रही है। तो ये स्टेटमेंट सही है। चलिए एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। हमने आपको एक चीज बताया कि किसी भी मतलब अर्थ के सरफेस पर ये जो हमने इमेजिनरी लाइन खींची है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइन खींच सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइन खींचने का मतलब है कि 0.1, 0.001, 0.0001, 0.9, 0.1, 0.12 कुछ भी आप लाइन खींचो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। मैंने कहा आपको होल नंबर्स में लाइन ड्रॉ करनी है।
आपको होल नंबर्स में लाइंस ड्रॉ करनी है, यानी पूर्ण संख्या में, यानी 0 पॉइंट में नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी है। तो ऐसे अगर आप लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे? इफ यू आर ड्राइंग लाइंस ऑफ लैटिट्यूड इन होल नंबर्स, हाउ मैनी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड ओवर अर्थ इफ देयर विल बी only whole, if there will be whole numbers are drawn? तो शायद टेक्निकल ग्लिच है, चलिए कोई नहीं। तो क्वेश्चन समझ गए आप लोग? क्वेश्चन ये है कि अगर केवल होल नंबर्स में लाइंस ड्रॉ की जाए, पूर्ण संख्या में रेखाएं खींची जाएं, मतलब दशमलव वगैरह में नहीं कि 1.2 डिग्री, 1.3 डिग्री, 23.5 डिग्री, 4.5 ऐसे नहीं, 66 डिग्री, 67 डिग्री, 68 डिग्री, 69 डिग्री, ऐसे इस तरह से अगर खींची जाए लाइंस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, तो कितने लाइन ऑफ लैटिट्यूड आप ड्रॉ कर सकते हो? तो इस प्रश्न, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं। कितने, अगर आपने होल नंबर में ड्रॉ किया है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, तो हाउ मेनी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड वुड यू ड्रॉ? तो देखिए, हमने 0 डिग्री पे ड्रॉ किया एक लाइन ऑफ लैटिट्यूड, और इसी तरह 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 करते करते यहाँ पर आ गए 90 डिग्री पर, ठीक है। और इससे पहले एक हमने ड्रॉ किया होगा 89 डिग्री का, ठीक है। इसी तरह इस साइड में भी 1 2 3 4 20 40 50 60 70 80 90, तो ये हो गया 90 डिग्री वाला पॉइंट और ये हो गया 89 डिग्री वाली लाइन, ठीक है। हमने आपको इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्लू दे दिया है इसी लेक्चर में। तो आप कितनी लाइन खींच सकते हो? अभी 0 को मत कंसीडर करो, तो 1 से लेकर 89 तक लाइन खींच सकते हो आप, लाइन ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांशीय रेखाएं। कितनी? नॉर्थ साइड में अगर खींचोगे, उत्तरी गोलार्ध में अगर खींचोगे तो 1 से लेकर 89 तक खींच सकते हो। 89 रेखाएं ऐसी खींच सकते हो, 89 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड खींच सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में खींचोगे, सदर्न हेमिस्फीयर में खींचोगे तो 1 to 89 आप खींच सकते हो, 1 2 3 4 5 6, तो 89 हो गया, ठीक। अब आप कहोगे कि सर 90 वाले को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हो? भैया 90 लाइन थोड़ी ना है, मैं बार बार पूछ रहा हूं हाउ मैनी लाइन ऑफ लैटिट्यूड वुड बी ड्रॉन। लाइन नहीं है, 90 डिग्री केवल पॉइंट है। इस यही जांच करने के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, यही चेक करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको ये बात समझ में आती है कि नहीं। तो 90 डिग्री क्या है? पॉइंट है। 90 डिग्री क्या है? पॉइंट है। तो 90 डिग्री को हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज और बताइए, एक चीज छूट गई यहां पे, क्या छूट गई? 0 डिग्री। 0 डिग्री वाली लाइन कितनी है? ये तो एक ही लाइन है, तो 0 डिग्री इक्वेटर क्या है? 1 है। तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं, कितनी नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ लैटिट्यूड ड्रॉ की जा सकती हैं इफ वी कंसीडर ओनली होल नंबर्स? तो ये देखिए 90 और ये 180 में एक कम, 179, देयर वुड बी 179 नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ लैटिट्यूड which could be drawn if there is only whole numbers taken in consideration, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी तरह हम आपसे पूछें कि कितने लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। लाइन्स वर्ड हमने हटा दिया, तो कितने लैटिट्यूड ड्रॉ किए जा सकते हैं? 1 से लेके 90 तक। अभी लाइन हटा दिया तो 90 लाइन तो है नहीं, पॉइंट है, तो इसको कंसीडर कर लीजिए, है ना, इसको कंसीडर कर लीजिए। तो अब नॉर्थ में कितने हैं? 1 से लेके 90 तक, तो 90 हो गया। उसी तरह साउथ में कितने हैं? 1 से लेके 90 तक। अब हमने लाइन नहीं पूछा, हमने अक्षांशीय रेखाएं नहीं पूछा कि कितनी अक्षांशीय रेखाएं खींची जा सकती है। हमने आपसे पूछा कि कितने अक्षांश हो सकते हैं, कितने अक्षांश पॉसिबल हैं। तो आपने कहा 90, 1 से लेकर 90 इधर, 1 से लेकर 90 सदर्न डायरेक्शन में, और 0 डिग्री वाली ये, तो 90 90 180 और ये बन गया 181। तो देयर वुड बी 181 नंबर ऑफ लैटिट्यूड, नॉट लाइन ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड। इसी तरह अगर हम आपसे पूछें लॉन्गिट्यूड कितने हो सकते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपको लग रहा हो, लेकिन अगर आप बार बार इसको सुनेंगे, समझेंगे, नहीं समझ में आएगा पॉज करके पीछे जाके फिर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगी ये पूरी बात, ठीक है। लास्ट टॉपिक है आज का, और इसके बाद की क्लास जो होगी क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट होगी, और वो पेड मेंबर्स को ही केवल मिलेगी। तो अगर आप पेड मेंबरशिप चाहते हैं तो आपको विशिष्ट इंसाइट्स, और आपको ध्यान में बता दूं कि इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे ग्रुप का लिंक, आपके वेबसाइट का लिंक, ऐप का लिंक सब प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहां से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के मॉड्यूल को, ठीक।
ज्योग्राफी के मॉड्यूल को इसको करने के बाद आप यूपीएससी का चाहे एग्जाम दीजिए, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम दीजिए, चाहे लॉ से रिलेटेड कोई एग्जाम दीजिए, चाहे वनडे एग्जाम दीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, कहीं पर फैक्ट ज्यादा आते हैं, कहीं पर कॉन्सेप्ट ज्यादा आते हैं। कॉन्सेप्ट ज्यादा आएंगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा। फैक्ट क्या पूछे जाते हैं वो भी मैं साथ साथ बताते चलूंगा कि यहाँ से ये फैक्ट बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, और आपको लिस्ट भी देता चलूंगा। याद करने का काम आपका है, कई जगह ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होंगी, वो मैं बताते चलूंगा कि इस ट्रिक से आपको इस फैक्ट को याद कर सकते हैं। जहां नहीं होंगी वहां आपको खुद से याद करना होगा। अब हम आपसे पूछें कि लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड बताइए अगर हम केवल होल नंबर को कंसीडर करें। इफ वी कंसीडर ओनली होल नंबर्स, हाउ मेनी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड वुड बी देयर ऑन द अर्थ। तो होल नंबर को कंसीडर करो, एक 0 है और उधर उस तरफ 180 वाली लाइन है, ये उस तरफ वाली लाइन है जो हमने दिखाने की कोशिश की है। तो 0 से लेकर 179 तक, 179 लाइन किस साइड में? वेस्टर्न साइड में, ठीक है। 1 से लेकर, 0 से नहीं, अभी 0 को छोड़ दो, 1 से लेकर 179, और इधर आप देखो 1 से लेकर 179, इधर ईस्टर्न डायरेक्शन में 1 से 179, इधर वेस्टर्न डायरेक्शन में 179। तो पश्चिमी भाग में 179 लाइन की बात कर रहे हैं। अब यहां पॉइंट की तो कोई बात ही नहीं है, और इधर ईस्टर्न डायरेक्शन में 179। अब 2 लाइन हमने छोड़ दी, कौन कौन सी? 0 डिग्री इटसेल्फ और 180 डिग्री इटसेल्फ। तो 2 लाइन इसमें और जोड़ दीजिए, ठीक है। एक 0 डिग्री वाली लाइन प्राइम मेरिडियन, एक और 180 डिग्री वाली लाइन, क्योंकि 179 तक ही तो है ना, इधर 179 इधर 179, लेकिन 180 वाली तो एक ही लाइन है और 0 वाली एक लाइन है। तो 0 वाली एक लाइन प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री वाली एक लाइन है। जितनी आ जाए इसको लिख लीजिए, 9 9 18 2 20, ठीक है। 2 7 7 14 2 16 के 1 360, 360 नंबर ऑफ लाइंस यू कैन ड्रॉ, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि विशिष्ट इनसाइट्स, यही हमारी वेबसाइट है, यही हमारा ऐप है। वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां से ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप हो सकता है अभी नहीं आ रहा हो, आपको प्ले स्टोर पे नहीं शो कर रहा हो, कोई बात नहीं, आप वेबसाइट पे जाकर कोशिश करिएगा। अगर स्पेलिंग सही लिखोगे तो वेबसाइट तक पहुंच जाओगे। फिलहाल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का नाम आपको टैग कर दे रहा हूं, तो वहां से आप ले लो। पूरा ज्योग्राफी हम आपको ऐसे ही आसान भाषा में बहुत ही प्यार से समझा देंगे। लगभग 40-45 घंटों में 20 से 22 क्लासेस होंगी और आपकी ज्योग्राफी आपकी मुट्ठी में भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।